प्रियंका संभव और हर शाम 4 बजे मैं लेकर आती हूँ हेलो मनी 9 पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग टॉपिक्स पर हम आपसे मिलते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों का जवाब देते हैं। सोमवार को हमारा फोकस रहता है केवल और केवल इनकम टैक्स पर, क्योंकि ये टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन भी है। 31 जुलाई तक असेसमेंट ईयर 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि तारीख बढ़ जाएगी, तो रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि टैक्स पेयर्स को समय रहते रिटर्न भर लेना चाहिए, क्योंकि तारीख नहीं बढ़ने वाली। और क्यों वेट करना कि तारीख बढ़ेगी, भर दीजिए। ये काम करना है आपको। आपने जो भी निवेश किया होगा और जहां आपका टीटीएस कटा होगा, इन सब की जानकारी तो आपको रिटर्न फॉर्म में देनी है, दे दीजिए, काम खत्म कीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ डेटा जो शेयर किया है, उससे ये पता चल रहा है कि 16 जुलाई तक 2,70,00,000 से ज्यादा रिटर्न फाइल हो चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा रिटर्न विभाग प्रोसेस भी कर चुका है और 2.5 करोड़ रिटर्न वेरीफाई भी हो चुके हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अगर आप भी तैयारी में हैं और फॉर्म को लेकर कहीं उलझ रहे हैं, तो आज का शो आप ही के लिए है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर राज चावला। चावला सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 में। आई एम श्योर ये समय आप लोगों के लिए भी एकदम पीक टाइम होता होगा, लेकिन आपने अपनी व्यस्तता से हमारे लिए वक्त निकाला, शुक्रिया आपका। और मैं चाहूंगी सबसे पहले अपने दर्शकों को ये नोटिफाई करना कि कैसे आप राज सर से सवाल पूछ सकते हैं। तो आप नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि यूट्यूब में जो लाइव शो अगर आप देख रहे हैं, तो राइट हैंड में एक चैट बॉक्स आपको टॉप चैट लिखा हुआ आता है, आप वहां पर भी अपने सवाल लाइव हमें भेज सकते हैं। इसके साथ आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874, जिस पर कुछ सवाल हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं जिन्हें मैं शो में शामिल करूंगी। आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। आप सवाल को जितनी क्लैरिटी से लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। सोमवार को तो हम इनकम टैक्स पर फोकस करते हैं, लेकिन मंगलवार यानी कि कल हम हेल्थ इंश्योरेंस पर बात करेंगे, वेडनेसडे को म्यूचुअल फंड पर बात करेंगे, थर्सडे को रियल एस्टेट पर बात करेंगे, और फ्राइडे को हम कुछ भी आप जो चाहते हैं उस पर बात करेंगे। हमारे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सेट ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो जुड़ते हैं आपसे लाइव, जिनसे आप सीधा सवाल पूछ सकते हैं। तो जरूर भेजिए अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर, या फिर सीधा हमारे लाइव शो में आप भी पूछ सकते हैं सवाल। चलिए, अब हम राज सर को फिर से एक बार वेलकम करते हैं। राज सर, एकदम अब जो है टाइम आ गया कि आईटीआर फॉर्म भरना ही है, तो वो कौन सी 5 बड़ी चीजें हैं जो किसी टैक्स पेयर को सबसे पहले चेक करनी चाहिए जब वो अपना रिटर्न फाइल करने जाए? थैंक यू प्रियंका जी, बिल्कुल सही कहा आपने। रिटर्न भरने से पहले हमें जैसे अपनी प्लानिंग करनी होती है, उस प्लानिंग के तहत अगर कोई हमारा जो टैक्स पेयर है वो सैलरीड एम्प्लॉय है, तो उसको अपना फॉर्म 16 लेना है। प्लस अगर कोई टैक्स पेयर जिसकी कोई बिजनेस की इनकम है लेकिन वो ऑडिटेबल नहीं है, उनको भी 31 जुलाई लास्ट डेट है, उनको अपनी बैंक की स्टेटमेंट लेनी है, उनको अपनी टर्नओवर देखनी है कि मेरी टर्नओवर कितनी हुई है। इसके अलावा उनका कहाँ कहाँ पे टीडीएस कटा है, वो सारी आपको कलेक्शन करनी है। आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स की है, जैसे सेक्शन 80C के तहत हमें LIC में, PPF में, पेंशन प्लान्स में, या हमने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है, उसकी अगर हमने कोई डिडक्शंस क्लेम करनी है, उसको हमने तैयार करना है। तो इस तरह से हमारी किस किस सोर्स से है, जैसे हमारे इनकम टैक्स के अंदर 5 सोर्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मेरी कौन सी इनकम किस हेड में जाती है, उसको हेड को ध्यान में रखते हुए, और मैं अपनी इनकम को टीडीएस के सर्टिफिकेट्स के साथ, अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ मिलान करके तैयारी कर लूं जब मैं अपनी रिटर्न भरना चाहता हूं। तो ये मेरी तैयारी है। ओके, तो ये आपने तैयारी तो करवा दी, लेकिन कई लोग अभी जब ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म खोल रहे हैं तो प्रीफिल्ड डेटा में कई दिक्कतें आ रही हैं। प्रीफिल्ड फॉर्म में मिसमैच नज़र आ रहा है। आपने कौन से मिसमैच देखे? और मुझे लगता है आपको बताना चाहिए हमारे दर्शकों को कि वो जब प्रीफिल्ड फॉर्म देखें तो वो कौन से कॉलम है जिन्हें डबल चेक एक बार ज़रूर कर लें, और अगर गड़बड़ी है तो क्या करें? बिल्कुल, सैलरीड एम्प्लॉय के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जिसकी वो अपने एम्प्लॉयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको डिडक्शन मिले। मान लीजिए उन्होंने रेंट दिया है, LIC पे की है, PPF पे किया है, मेडिक्लेम पे किया है, और वो अपने एम्प्लॉयर को ड्यू डेट तक वो पेपर नहीं देते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर भी बाउंड है, तो उसको TDS काटना है, अपनी TDS की रिटर्न फाइल करनी है।
तो एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक ड्यू डेट से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दें ताकि हम आपका टीडीएस उसी के हिसाब से काटें। तो कुछ एम्प्लॉय जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि डिले करते हैं, लास्ट डेट का वेट करते हैं, तो इस तरह से गड़बड़ हो जाती है। तो मैं सभी अपने टैक्स पेयर से ये कहना चाहूंगा कि रिटर्न भरने से पहले आप अपना फॉर्म 26AS देख लें, जो आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस काटा है उसे कंपेयर कर लें ताकि आपका कोई मिसमैच ना आए। इस तरह के मिसमैच सबसे ज्यादा आते हैं। ओके, चलिए और ये बताइए कि अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता है तो क्या होगा उसके साथ, किस तरह के नोटिस आ सकता है और किस सेक्शन में ये नोटिस आ सकते हैं? हमारे यहाँ बहुत सारी सेक्शंस हैं जिसमें अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते, सबसे पहले तो जो नॉर्मल हमारी सेक्शन है वो है 1399। 1399 में ये है कि अगर आप रिटर्न नहीं भरी है तो आपको जो है रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपने दी है तो आपको नोटिस आएगा। इसके अलावा आपको एक सेक्शन 142(1) के तहत नोटिस आ सकता है, जिसमें आपको जो आपका असेसिंग ऑफिसर है वो ये पूछेगा कि आपकी रिटर्न के अंदर आपने रिटर्न क्यों नहीं भरी जबकि आपके पास इनकम है। इसके अलावा हमें सेक्शन 156 के तहत नोटिस आ सकता है। अगर असेसिंग ऑफिसर ने कोई हमारी डिमांड खड़ी कर दी है तो उस डिमांड के तहत वो हमें नोटिस दे सकता है। इसके अलावा हमें सेक्शन 143(1) के तहत आ सकता है, वो भी हमारी रिटर्न भरने से रिलेटेड होता है। ये सब अलग अलग है। मान लीजिए मैंने रिटर्न भरी और उसमें कोई प्रोसेसिंग में मिस्टेक है, उस तरह से वो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक कर सकता है, तो स्क्रूटनी असेसमेंट कर सकते हैं 143(2) के तहत। और इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर को राइट है कि वो मुझे सेक्शन 131 के तहत एक सम्मन इशू करके मेरे से सारी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। राज सर, डेडलाइन को लेकर क्या लग रहा है, क्योंकि उत्तर भारत के कई इलाकों में बाढ़ भी रही है, तो क्या आईटीआर फाइलिंग की डेट जब भी इस तरह की प्राकृतिक आपदा होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सेंसिटिवली देखता है, लेकिन रेवेन्यू सेक्रेटरी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कह दिया कि भाई बढ़ने वाली नहीं है तारीख। आपको क्या लग रहा है, डेट बढ़ सकती है? मुझे भी लगता है कि नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी, उम्मीद बिल्कुल कम है। कारण क्या है कि अब इतना सिंप्लीफिकेशन हो गया है। बाढ़ आज हमारे इस डिजिटलाइज वर्ल्ड को चैलेंज नहीं कर रही है। हम अपने घर पे आज हम अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आज की डेट में कहीं आपको कुछ लेने जाने की जरूरत नहीं है। आप रात को 12 बजे भी अपने घर पे बैठ के रिटर्न भर सकते हैं। हर चीज डिजिटलाइज है, ऑनलाइन है। तो जैसा आपने भी अभी मेंशन किया था कि रिवेन्यू सेक्रेटरी ने मना किया है, सब जगह ये न्यूज है, तो इस बार पूरी संभावना है कि डेट नहीं बढ़ेगी। ओके, सो डेट नहीं बढ़ने वाली है, भर दीजिए। अगर 31 जुलाई तक कोई रिटर्न नहीं भरता है तो इसके क्या नुकसान होते हैं? इसमें प्रियंका जी हमें पेनल्टी लगती है। पेनल्टी, अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 1,000 रुपए की पेनल्टी है। अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो मुझे 5,000 रुपए की पेनल्टी लगती है। अलावा इसके सेक्शन 234A के तहत मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1%, जो भी मेरी टैक्स की अमाउंट अगर पेबल है। अगर किसी एम्प्लॉय का टीडीएस पूरा कट गया, सिर्फ रिटर्न ही भरनी है, तब उसको इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन अगर आपका कोई टैक्स बाकी रहता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम जिसको बोलते हैं, तब आपको उसके ऊपर 1% टैक्स सेक्शन 234A के तहत देना होगा। और पेनल्टी तो देनी होगी। 5 लाख से इनकम कम है तो 1,000, 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000। ओके, सो एक तो पेनल्टी देनी होगी, प्लस 234A के तहत अगर टैक्स बनता होगा तो उस पर भी आपको जो है पीनल चार्जेस के साथ उसको भी पे करना होगा। इसलिए 31 तारीख को भूलिएगा नहीं, कर दीजिए। ऑनलाइन कर सकते हैं आप, सैटरडे और संडे भी फाइल कर सकते हैं, रात के 12 बजे भी फाइल कर सकते हैं। राज सर भी कह रहे हैं सब कुछ ऑनलाइन है और सारी डिटेल्स तो होंगी ही, तो भरने में क्यों आलस्य दिखाना। बढ़ जाएगी डेट, नहीं बढ़ने वाली है डेट, यही सोच के चलिए कि बढ़ने नहीं वाली है, और जैसा कि सारे इंडिकेशंस हैं नहीं बढ़ने वाली है। अच्छा, आईटीआर भर दिया, लेकिन आईटीआर भरने के बाद भी एक बहुत ज़रूरी काम होता है और वो होता है उसे ई वेरीफाई करना, और अगर हम चाहें तो ऑफलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये ज़रा बताइए ये कितना ज़रूरी स्टेप होता है, और इसमें आपने देखा है क्या लोग टाल देते हैं और गलती हो जाती है? बिल्कुल, जब भी हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो हमने उसके ऊपर जो हमारे लास्ट में एक लाइन होती थी एक्नॉलेजमेंट, उस पर साइन करना होता है। फिजिकल जब लाइन होती थी, आज की डेट में फिजिकल तो है नहीं, ऑनलाइन है सभी कुछ। और वैसे भी आधार से हम लिंक्ड हैं,
तो हमें ओटीपी आ जाता है, तो हमें उसको ई वेरीफाई करना होता है, और ई वेरीफाई करने के लिए हमें 30 डेज का टाइम सरकार देती है। अगर आप उसको अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि आपकी वो रिटर्न भरी नहीं। तो जो आपको उसके रिटर्न भरने के बेनिफिट थे, आपकी प्रोसेसिंग नहीं होगी, आपका इनकम टैक्स का रिफंड है तो वो प्रोसेस नहीं होगा, आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते थे तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो सब आपके नुकसान है। तो इसलिए बेहतर है कि जैसे ही आप रिटर्न भरें उसको इमीडिएटली ई वेरीफाई करें, क्योंकि सिर्फ रिटर्न भरना सफिशिएंट नहीं है, अनटिल एंड अनलेस इट इज वेरीफाइड। तो वेरीफाई आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक ई वेरिफिकेशन है, तो वो आपका ओटीपी के थ्रू आपके ईमेल और आपके मोबाइल पे कोड आ जाता है, उसके थ्रू आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, हाथ के हाथ उसे ई वेरीफाई कर दीजिए।